जलन, जेलेसी, ईर्ष्या हर इंसान किसी ना किसी से करता ही है। कोई भाई अपने भाई से, तो कोई दोस्त अपने दोस्त से, और अंत में ये लोग अपना ही नुकसान कर लेते हैं। अब ये लोग तो वो हो गए जो सचमुच किसी ना किसी से जलते हैं और अंत में अपना नुकसान कर लेते हैं। पर इनके अलावा भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि लोग इनसे जलते हैं, पर असल में इनसे कोई नहीं जलता। कुछ होता है तो इनके मन का वहम, होता है तो मिराज। आज की कहानी है जेलिसी की, जलन की। मुझे बचपन से ही हकलाने की आदत है। ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त हकलाता हूँ, पर जब कोई मुझे नीचा दिखाता है, इन्फीरियर फील कराता है, या मुझे डर लगता है, या मुझे मेरी माँ की याद आती है, तो मैं हकलाता हूँ। मैं शायद 11 साल का था। हम लोग कहीं से वापस आ रहे थे, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। कार में मैं, मम्मी, पापा और भैया थे। कार में गाना चल रहा था और मैं और भैया पीछे वाली सीट पे बैठ के गुनगुना रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। गाना बज रहा था, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, आगे कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। पता नहीं क्या हुआ, पापा का एकदम से बैलेंस छूट गया कि क्या हुआ, एकदम से गाड़ी जाके डिवाइडर पे लग गई। उसके बाद मुझे ठीक ठीक तो याद नहीं, पर कुछ धुंधली सी तस्वीरें याद हैं। पापा और भैया गाड़ी में बेहोश पड़े, मैं बीच रोड पे, मेरे पैर में और हाथ में चोट लगी थी, और मेरे थोड़ी दूर पे माँ, उनके सर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। मैं उन्हें आवाज़ देने की कोशिश करता हूँ, पर मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। शायद वो जा चुकी थी। 24 दिन तक मैं कुछ नहीं बोल पाता हूँ। डॉक्टर बोलते हैं कि मेरी माँ के जाने की वजह से मुझे गहरा सदमा लगा है और मुझे साइकोजेनिक स्टैमरिंग यानी हकलाने की बीमारी से डायग्नोस किया जाता है। 24 दिन बाद जब मैं कुछ बोलता हूँ तो माँ बोल के बहुत रोता हूँ। जब डॉक्टर बताते हैं कि मुझे ये हकलाने की आदत है, उसके बाद से ही जब भी कोई मुझे नीचा दिखाता है, मुझे डर लगता है या मुझे माँ की याद आती, तो मैं हकलाता हूँ। और ये नीचे दिखाने की शुरुआत मेरे ही घर से हुई। कुछ सीखो अपने भाई से, वो पढ़ाई में कितना अच्छा है और एक तुम हो। कुछ सीखो अपने भाई से, वो स्पोर्ट्स में कितना अच्छा है और एक तुम हो। तुम्हारा भाई इसमें अच्छा है, उसमें अच्छा है, ब्ला ब्ला ब्ला। पर पहले ऐसा नहीं था। जब माँ थी सब अच्छा था, सब प्यारा था। मुझे आज भी एक इंसिडेंट याद है, जब मम्मी किचन में खाना बनाती थी, मैं चुप्पे से दबे पहुंच जाता था और उन्हें गुदगुदी मचा के भाग जाता था और उन्हें पूरे घर में दौड़ाता था। जब मम्मी थक जाती तो भैया और पापा भी उनका साथ देते, फिर तीनों लोग मुझे पकड़ के मुझे गुदगुदी मचाते और मैं रोने लगता। फिर मम्मी मुझे चॉकलेट दे के शांत कराती। उस समय पापा और भैया ऐसे नहीं थे, पर उनके जाने के बाद पता नहीं क्या हो गया। अब ये नीचे दिखाने वाली चीज़ घर तक रहती तो ठीक था, लेकिन बात पहुंच गई मेरे स्कूल तक। मेरे फिज़िक्स में कम मार्क्स आते तो टीचर मुझे उठाती है और कहती हैं, विराज सिंह, यस मैम, पढ़ते लिखते नहीं हो घर पे, 4 नंबर आए हैं 100 में से। सॉरी मैम, तुम्हारा भाई इसी स्कूल में ना, जाओ बुला के लाओ उसे। मेरी बदनसीबी ये थी कि मेरे भैया अभी मेरे स्कूल में थे। मैं 10th में, वो 12th में। मैं जाता हूँ, उन्हें बुला के लाता हूँ और टीचर उनसे कहती हैं, ये तुम्हारा भाई है? बेटा तुम पढ़ाई में कितने अच्छे, और एक ये है पढ़ता लिखता नहीं है घर पे। कुछ सीखो अपने भाई से, वो पढ़ाई में कितना अच्छा है और एक तुम। पूरा क्लास मेरे ऊपर हंसता है। वो हंसी मुझे उस समय ऐसी लगती है जैसे ये लोग सब मिलके मुझे नीचा दिखा रहे हैं, इन्फीरियर फील करा रहे हैं। तभी मैं हकलाते हुए बोलता हूँ, सॉरी टीचर। मुझे उस दिन बहुत बुरा लगता है और वो एक सेंटेंस मेरे दिमाग में घूमता रहता है, कुछ सीखो अपने भाई से। मैं घर जाते वक्त सोचता हूँ, क्या मैं इतना वर्थलेस हूँ, इतना ख़राब हूँ? पर मैं ठान लेता हूँ कि मैं भी भैया जैसा बनूंगा, ताकि दोबारा कोई मुझे बोल ना पाए। तो मैं घर जाता हूँ और देखता हूँ भैया क्या करते हैं। जब वो सोते हैं तब सोता हूँ, जब जागते हैं तब जागता हूँ, जब खेलते हैं तब खेलता हूँ, जब पढ़ते हैं तब पढ़ता हूँ, हूबहू उनकी तरह। और फिर फाइनली वो समय आता है जब मैं खुद को साबित कर सकता हूँ। 10th के बोर्ड्स मैं लग के पढ़ाई करता हूँ और मेरे आते हैं 85%। मैं बहुत खुश होता हूँ।
उस दिन भैया का 12th का रिज़ल्ट होता है, पर उनके मार्क्स थोड़े कम आते हैं, 50%। मैं जाता हूँ उनके कमरे में और झाँक के देखता हूँ तो पापा उन्हें समझा रहे होते हैं, अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम होनहार बच्चे हो, तुम कर लोगे। मैं देख के सोचता हूँ यार सारी सीख मेरे लिए है, इतने कम तो मेरे भी नहीं आए आज तक। मैं तभी हंसते हुए अंदर जाता हूँ और कहता हूँ, अरे भैया आपने तो मेरा खिताब छीन लिया। भैया कहते कौन सा खिताब? कुछ सीखो अपने भाई से, वो पढ़ाई में कितना अच्छा है और एक तुम हो। ये देख के पापा एकदम गुस्सा आ जाते हैं, चिल्ला के बोलते हैं, चुप, एकदम चुप, अपने कमरे में जाओ। मैं एकदम शॉक में चला जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार ऐसा क्या बोल दिया। मैं रोते हुए अपने कमरे में चला जाता हूँ और खुद से बोलता हूँ ऐसा भी क्या बोल दिया जो इतना डांट रहे हैं मुझे ऐसे। और मैं रोते रोते सो जाता हूँ। कुछ दिन बाद सब कुछ सही हो जाता है, मामला शांत हो जाता है, तो मैं पढ़ाई के साथ और सब चीज़ों में भी एक्टिव पार्टिसिपेट करने लगता हूँ। एक्टिवली स्पोर्ट्स में अच्छा करता हूँ, डिबेट में अच्छा करता हूँ। एक दिन मैं घर पे 2 गोल्ड मेडल लेके आता हूँ और पापा को दिखाता हूँ, पापा ये देखिए, ये स्विमिंग कंपटीशन मिला और ये डिबेट में। पापा कहते हैं ठीक है बेटा, ठीक है, अभी जाओ काम करने दो। मैं भैया के पास जाता हूँ, भैया ये देखिए, ये स्विमिंग में मिला और ये। मैं अपनी बात कर ही रहा होता हूँ कि तभी भैया मुझे उठाते हैं, अपने कमरे से बाहर निकालते हैं और मेरे मुंह पे तेज से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं अपने कमरे में जाता हूँ और खुद से पूछता हूँ कि यार क्या दिक्कत क्या इन लोगों की। जब नहीं पढ़ता था तो कहते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अब जब पढ़ने लगा हूँ तो ऐसे बात ही नहीं कर रहे हैं मुझसे। दिक्कत क्या है इनकी? जब नहीं पढ़ता था तब डांटते थे, अब जब पढ़ रहा हूँ तो शाबाशी तो दे ही सकते हैं ना। मुझे अंदर ही अंदर लगने लगा था ये लोग जलते हैं मुझसे, मेरी कामयाबी से जलते हैं। मैं इतना ज़्यादा सोचने लगता हूँ इस बारे में, इतना ज़्यादा कि मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है, जैसे अंदर से कोई बोल रहा हो, हाँ विराज, ये लोग तुमसे जलते हैं। और वो अंदर की आवाज़ फिर से बोलती है, अब से तुम्हारी जो भी अचीवमेंट, अवार्ड्स जो भी होगा, सब इनको दिखाना और जलाना। मैं कहता हूँ ठीक है, पर मेरे अंदर एक आवाज़ और होती है जो कहती है नहीं, जलते नहीं है तुमसे, बस थोड़ा परेशान चल रहे हैं। मेरी जितनी भी अचीवमेंट, अवार्ड्स होती हैं आगे की, मैं सारी दिखाता हूँ, पर इन पे कोई असर नहीं होता, ये खुश नहीं होते कभी। मैं सोचता हूँ एक आखिरी बार ट्राई करता हूँ, क्योंकि 12th के बोर्ड्स आ रहे थे। मैं लग के मेहनत करता हूँ फिर से, और मेरे आते हैं 95%। मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं साइबर कैफ़े से अपना रिज़ल्ट निकाल के घर आ रहा होता हूँ, और इत्तेफाक की बात होती है कि आज मेरा 17th बर्थडे भी होता है। मैं जाता हूँ घर खुशी खुशी और पापा को आवाज़ लगाता हूँ, पापा पापा। देखता हूँ कि पापा और भैया किचन में बैठे हैं, किसी चीज़ को छुपा रहे हैं शायद मुझसे। मैं इग्नोर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ पापा भैया ये देखिए 91% आए। दोनों कहते हैं ठीक है, अभी जाओ चेंज कर लो, फिर बात करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इतने तो कभी भैया के भी नहीं आए थे। मैं जाता हूँ अपने कमरे में और मैं बहुत रोता हूँ, और मैं खुद से कहता हूँ यार दिक्कत क्या यार इनकी, हर वक्त यही करते हैं। अब तो पक्का हो गया था कि ये लोग 100% जलते हैं मुझसे, मेरी कामयाबी से जलते हैं। मैं इतना रोते रोते खुद से ये चीज़ कहता हूँ, तभी वो आवाज़ फिर से अंदर से कहती है, हाँ विराज, जलते हैं ये लोग तुमसे। मैं कहता हूँ हाँ, तो एक काम करो, नीचे जाओ, किचन के बाहर एक टेबल है, वहाँ पे एक चाकू रखा है, उसे उठाओ और इन लोग को ख़त्म कर दो। मैं कहता हूँ अरे मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे पापा हैं, मेरे भैया हैं। वो अंदर से आवाज़ हंसती है मेरे ऊपर, विराज बहुत बोले हो तुम। जो लोग तुम्हारी कामयाबी से जलते हैं, तुमसे जलते हैं, कल को यही काम उन्होंने कर दिया तो, आज जल रहे हैं, कल को तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाया, तुम्हें मार दिया तो तब क्या करोगे? मैं कहता हूँ ठीक है, और मैं दबे पाँव धीमे धीमे नीचे जाता हूँ, पीछे के रास्ते से जाता हूँ किचन में। मेरे हाथ में चाकू होता है, मैं बस उनके पास जा ही रहा होता हूँ कि तभी भैया पीछे मुड़ते हैं और मुझे देख लेते हैं, और वो पापा को उठा के जल्दी भागने लगते हैं, किचन से दूसरे कमरे में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और फिर घर के बाहर। मैं फिर थोड़े समय बाद वो चाकू छोड़ता हूँ। मैं सोचता हूँ मैं क्या करने जा रहा था। मैं चलते चलते किचन में वापस आ जाता हूँ, और
और किचन में देखता हूँ कि सामने केक रखा रहता है, उस पर लिखा रहता है हैप्पी 17th बर्थडे, और उसके साथ एक चिट्ठी होती है, उसमें कुछ 4 लाइनें लिखी होती हैं पापा की राइटिंग में। लिखा रहता है, बेटा हमें पता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, पढ़ाई में भी और बाकी सब चीज़ों में भी, बस तुम्हारे भैया थोड़े परेशान चल रहे हैं। और मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेहनत करना बंद कर दो। उस वक्त मुझे ये रियलाइज़ होता है कि मैं क्या करने जा रहा था। ये लोग इतना मुझसे प्यार करते हैं, मुझे सरप्राइज़ दे रहे थे, और तभी मैं बाहर जाता हूँ कि उनको सॉरी बोलूँ, उन्हें ढूंढता हूँ, पर देखता हूँ कि वो बाहर पुलिस के साथ खड़े हैं और पुलिस मुझे ले जाती है। बहुत बढ़िया। तो ये कहानी थी कैदी नंबर 1012 की। सर 1 मिनट, कहानी बाकी है। ये मेरे जेल के वार्डन हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा, ये कहानी थी कैदी नंबर 1012 की। पुलिस मुझे ले जाती है क्योंकि मैं नाबालिग होता हूँ, तो मुझे ख़ास तरीके के जेल में रखा जाता है, और जैसे जैसे चीज़ें खुलती हैं तो डॉक्टर मेरा इलाज करते हैं और पता लगता है कि मुझे स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। मैंने जो भी किया अपने होश और आवाज़ में नहीं किया। मैंने अपने मन में कोई इमेजिनरी दोस्त बना लिया था जो मुझे ये सब करने पर मजबूर कर रहा था, पर असल में मुझे इस तरीके की कोई बीमारी नहीं थी। बीमारी थी तो जेलिसी की, बीमारी थी तो जलन की। मैंने आपसे कहा था ना शुरुआत में कि जेलिसी, जलन, ईर्ष्या हर इंसान किसी ना किसी से करता है और अंत में अपना ही नुकसान करता है। पर उनके अलावा भी कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे जैसे, जिनको लगता है कि लोग उनसे जलते हैं, पर असल में उनसे कोई नहीं जलता। कुछ होता है तो उनके मन का वहम, होता है तो मिराज। दरअसल बात यह है ना कि हम खुद को सौभाग्यशाली नहीं मानते हैं कि हमको ये जीवन मिला, हमारे पास कुछ है। मैं ऐसे भी सोच सकता था कि अब मम्मी चली गई, अब उसको तो नहीं टाल सकते, वापस नहीं ला सकते, लेकिन भगवान की कृपा से मेरे पापा और मेरे भैया बच गए, उनके साथ मैं अच्छे से रहूँगा। मैंने अपने मन में जलन की भावना बना ली। गलती इंसान की होती है, वो किसी चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं होता है कभी। अब ये जलन ही तो थी जिसने मुझे इतना बड़ा कदम उठाने पे मजबूर कर दिया और बना दिया मुझे कैदी नंबर 1012। तो ये कहानी थी जेलिसी की, ये कहानी थी मिराज की, ये कहानी थी विराज की यानी मेरी, ये कहानी थी कैदी नंबर 1012 की। शुक्रिया।